ये चेयरमैन ने बयान दिया है कि लोगों को हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए और उनका बस चले तो लोगों को संडे को भी छुट्टी ना दें। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happy. I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? अब इनके इस बयान के बाद देश के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर एक बहस छिड़ गई है। ये पहले नहीं है जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। देश की कई सारी कंपनी के फाउंडर्स ने पहले भी इस तरीके के बयान दिया। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति का बयान देखिए। इन्होंने तो युवाओं को सप्ताह में 70 घंटे काम करने की नसीहत दे दी थी। I come from a doctor's family. My father used to work more than 70 hours a week. My sister is a doctor. She also works more than 70 hours. Murthy has worked 90 hours a week. ये ओला कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल, इन्होंने अपना खुद का बताया कि हफ्ते में 140 घंटे काम करते हैं, यानी कि हर दिन 20 घंटे का काम। I work 20 hours a day, 7 days a week. Wow. So 140 hours. दिन के 4 घंटे में सोना, नहाना, धोना, खाना पीना सब खत्म कर लेते हैं। 20 घंटे काम करते हैं। सिर्फ एक कंपनियों के फाउंडर ही थोड़ी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी दिन में 20 घंटे काम करते हैं। आप 3 या 4, 3.5 घंटे ही सोते हैं। मतलब 7 घंटे तो सोना एक अमूमन एक शरीर को चाहिए। आप 3.5 घंटे ही सोते हो। ये बात आपकी सही है। अब इन लोगों की ये सब बातें सुन के मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। आज से कुछ साल पहले हम लोग तेलंगाना के आदिलाबाद में गए थे। वहाँ पर एक कला आश्रम है। उस कला आश्रम को रविंद्र शर्मा गुरुजी चलाया करते थे। उन्होंने इस काम करने को लेकर एक बहुत अच्छी बात बताई थी। रविंद्र शर्मा गुरुजी किसी समय पे वहाँ पर एक लगे हुए मेले के अंदर गए थे। मेले के अंदर अक्सर लोग अपने पशु बेचने आते हैं, तो उसी मेले में एक आदमी अपना बैल भी बेचने आया था। एक आदमी से सौदा पक्का हो गया और उस आदमी ने उसे पैसे भी दे दिए। जब इन दोनों के बीच में सौदा वगैरह सब कुछ खत्म हो गया, तब इस बैल के मालिक ने उसे बोला कि चलो बैठ के कुछ खा पी लेते हैं। तो खरीदने वाले आदमी ने बोला नहीं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो इसने बोला चलो कुछ खा पी नहीं रहे तो कम से कम एक बीड़ी पी लेते हैं। तो इसने बोला ना मैं बीड़ी नहीं पीता। इसने बोला चलो कुछ सुपारी वगैरह ही खा लेते हैं। तो इस आदमी ने कहा ना मैं सुपारी भी नहीं खाता, इन सब चीजों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, मैं तो बस काम करता हूँ। तो इस खरीदने वाले आदमी की सारी बातें सुनने के बाद इसने बोला कि मैं तुझे अपना बैल नहीं बेचूंगा। तो उस आदमी ने पूछा क्यों? तो इस आदमी ने बोला कि अगर तू खुद ही आराम नहीं करता तो तू मेरे बैल को क्या आराम करने देगा? जा, तुझसे नहीं करता सौदा में। तो ये तो हमारा देश था जिसके अंदर लोग बैलों को भी अंधाधुंध काम नहीं कराया करते थे, और यहाँ तो इंसानों के काम कराने की बात चल रही है। अब ये जो भावेश अग्रवाल या फिर ये अनुपम मित्तल जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम दिन के अंदर 20-20 घंटे काम करते हैं, ये इंटरव्यू में भी आते हैं, ये ऐसे शोज भी अटेंड करते हैं, ये इधर उधर पार्टी वगैरह भी अटेंड करते हैं, तो इन सभी कामों को उस 20 घंटे में गिन देते हैं। और इसी तरीके के हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। आप इनके 20 घंटे काम करने का समय देखिए, इसके अंदर ये देश भर में घूम घूम के रिबन भी काटते हैं। ट्रेन का उद्घाटन हो तो ये वहाँ पे रिबन काटने जाएंगे, पुल का उद्घाटन हो तो ये वहाँ पे रिबन काटने जाएंगे, किसी भी चीज़ का उद्घाटन हो मोदी जी वहाँ पर पहुंचे रहते हैं। और इन सब उद्घाटन के कार्यक्रमों को भी ये अपने काम में गिन लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो ज्यादा समय अपना दिमागी रूप से मेहनत करनी चाहिए, जबकि घूमने वूमने को अपनी मेहनत में गिन लेते हैं। एक नेता को तो इस चीज में दिमाग लगाना चाहिए कि देश के अंदर क्या काम होंगे, कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाना है, इस चीज में दिमाग लगाना है, ना कि घूम घूम के रिबन काटने में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल है, इसने तो ये बात तक कह दी कि ये जो छुट्टी का कॉन्सेप्ट है ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि छुट्टी का कॉन्सेप्ट तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो छुट्टियाँ हुआ ही नहीं करती थी, लोग बहुत काम किया करते थे। ये सैटरडे संडे का इज नॉट अ इंडियन थिंग, दिस इज अ वेस्टर्न थिंग। इन इंडिया वी नेवर हैड सैटरडेज एंड संडेज, वी हैड द लूनर कैलेंडर एंड वी हैड हॉलिडेज बेसिस दैट, right? We had 1 or 2 days monthly. We never had Saturdays or Sundays. ये बात सही है या गलत, इसको समझने के लिए हमें अपने इतिहास में जाकर ये देखना पड़ेगा कि लोग पहले किस तरीके के काम किया करते थे। आज भारत के अंदर 58 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन जब हम अंग्रेजों से पहले के भारत को देखते हैं तो उसके अंदर हमें नौकरियां नहीं दिखाई देती, बल्कि सभी का अपना अलग अलग लघु उद्योग दिखाई देता है। अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि हमारा देश जातियों में बटा हुआ है, हमारे देश में जाति प्रथा थी, लेकिन असलियत में जब आप इस जाति व्यवस्था को देखते हैं तो वो कोई एक बंटने की व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसके अंदर सबके रोजगार निश्चित किए गए थे। जाति शब्द असलियत में ज्ञाति था, जो कि कालांतर में बदलते बदलते जाति हो गया। ज्ञाति का मतलब था जो जिस चीज का ज्ञाता है वो उसकी ज्ञाति, यानी कि कुम्हार जो मिट्टी का काम जानता है उसकी जाति कुम्हार, चमड़े का काम जानने वाला चर्मकार, लकड़ी का काम जानने वाला बढ़ई, खेती का काम जानने वाला किसान। इसी तरीके से हमारे गांव के अंदर
लगभग 18 मुख्य जातियां हुआ करती थी और उसके अंतर्गत भी बहुत सारी जातियां हुआ करती थी जिसकी कुल संख्या 360 हो जाया करती थी। इन सभी जातियों का अलग अलग काम हुआ करता था। आज आप हमारे देश में देखेंगे तो हर आदमी की कोई ना कोई जाति जरूर है। आपकी जाति होने का मतलब यह था कि आपके पास पक्का रोजगार था। हमारे देश में कोई भी बेरोजगार नहीं था। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप सुंदरलाल की किताब भारत में अंग्रेजी राज पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में पहली बार आए तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर तो कोई बेरोजगार है ही नहीं। अब इन जातियों के लोगों का अपना अलग अलग काम था और इन जातियों में से कोई भी किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं किया करता था। ये नौकरी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ अंग्रेजों के बाद, जब अंग्रेजों ने इन जाति के लोगों के काम खत्म करके फैक्ट्रियां बनाई और उन फैक्ट्री के अंदर इन्हीं लोगों को मजदूर के रूप में रखा। फिर वहां से बात शुरू हुई कि आपको हफ्ते में इतने घंटे काम करना है या फिर इतने घंटे। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं है, उनको भी ये बात बताता हूँ। ये जातियों के लोग जो भी काम किया करते थे उसके अंदर इनकी छुट्टियां बिल्कुल निश्चित थी और सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे महीने तक की छुट्टी हुआ करती थी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आज भी आप लोगों के घरों में ये बातें तो जरूर चलती होंगी कि मंगलवार को बाल नहीं कटाते या फिर शनिवार को बाल नहीं कटाते। तो ये जो मंगलवार और शनिवार को बाल ना कटाने की बात थी ये कहाँ से आई? इसकी सीधी वजह ये थी कि मंगलवार और शनिवार को अक्सर नाइयों की छुट्टियां हुआ करती थी। पहले नाई आपके घर के आंगन में ही आकर आपके बाल नाखून वगैरह काटा करते थे, तो उसके अंदर अक्सर मंगलवार या फिर शनिवार को नाइयों की छुट्टियां हुआ करती थी। इसलिए आज भी लोगों के दिमाग में ये बात है कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाने। इसी तरीके से कई लोगों के घरों में ये भी बात है कि बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धोते। कपड़े ना धोने की बात आई थी धोबियों से। पहले लोग अपने कपड़े खुद नहीं धोया करते थे, बल्कि धोबी एक जाति थी जो सभी के कपड़े धोया करती थी। तो बृहस्पतिवार को धोबियों की छुट्टी हुआ करती थी, इसीलिए बृहस्पतिवार को कपड़े नहीं धुला करते। इसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि शनिवार को तेल नहीं तोलते। तेल ना तोलने की बात थी तेलियों से जुड़ी हुई। शनिवार को तेलियों की छुट्टी हुआ करती थी। इसी तरीके से सारी जातियों का एक एक दिन बटा हुआ था जब उन्हें हफ्ते में छुट्टियां हुआ करती थी। और हफ्ते में सिर्फ एक ही छुट्टी नहीं बल्कि साल के अंदर कई जातियों की तो कई महीनों की छुट्टी हुआ करती थी। जैसे सावन के अंदर बाल नहीं कटवाते तो नाइयों की पूरे 1 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। इसी तरीके से कुम्हार जाति ग्रीष्म ऋतु के अंदर काम नहीं किया करती थी, वो पूरा 1 महीना उनके आराम का हुआ करता था। और किसानों का काम तो साल भर में बस 4 महीने का हुआ करता था, बाकी का समय तो उनका पूरा का पूरा आराम का हुआ करता था। और ये बात भी आप लोग समझिए, ये लोग इतने लंबी लंबी छुट्टियां ले रहे थे तब भी अंग्रेजों के आने से पहले हमारा देश दुनिया की जीडीपी में 25% का योगदान दे रहा था। हमारा देश सोने की चिड़िया था। भारत में अंग्रेजी राज किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस समय यूरोप के अंदर भारत के बने हुए कपड़े ही पहने जाते थे। और सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की बनी हुई अनेकों चीजें जाया करती थी। ये सब कुछ तभी हो पाया था जब हमारे पूर्वज लोगों को उनका स्वतंत्र रोजगार देने में सफल हुए थे। आज हमारे देश में क्या चल रहा है? लोगों के पास क्या उनका स्वतंत्र रोजगार है? नहीं, बस कुछ चंद कंपनियां हैं जैसे L&T या इन्फोसिस जो कुछ लोगों को रोजगार दे पा रही हैं। क्या ये पूरे देश को रोजगार दे पा रहे हैं? नहीं, ये कुछ लोगों को रोजगार देके उसको ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश के अंदर कोई बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। जब ये इन्फोसिस जैसी कंपनी का काम आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये कंपनियां बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रही, बल्कि दुनिया के अंदर जो विकसित देश हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करने का ही काम करवा पा रही हैं। अब एक कर्मचारी जो L&T या फिर इन्फोसिस के अंदर काम कर रहा है वो हफ्ते के अंदर 90 घंटे काम करके देश को कहाँ पहुँचा लेगा? कहीं नहीं पहुंचा पाएगा। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पिछले 30 साल 40 साल नौकरी में खपा दिए, लेकिन आप आज उनको वहीं खड़ा देखते हैं। और इसीलिए ही आज आपके सामने ये आंकड़ा है कि IT सेक्टर में काम करने वाले 45% कर्मचारी डिप्रेशन का शिकार है और 55% कर्मचारी अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो कंपनियों के फाउंडर लोगों को 90-90 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं, ये खुद उतना काम करने के लिए कितनी सैलरी ले रहे हैं? L&T के चेयरमैन S.N. सुब्रमण्यम की साल की सैलरी कितनी आप लोगों को पता है? 51 करोड़ रुपए। और ये अपनी कंपनी के कर्मचारियों को कितनी सैलरी दे रहे हैं सालाना? 9.5 लाख रुपए। मतलब कि S.N. सुब्रमण्यम की सैलरी और इनकी कंपनी के कर्मचारी की सैलरी में 534 गुने का फर्क है। तो क्या ये अपनी कंपनी के कर्मचारी से 534 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं? नहीं, 2-4 घंटे फालतू काम कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें इतनी सैलरी चाहिए, लेकिन अपने कंपनी के कर्मचारी को सैलरी नहीं देंगे। अब जब से देश के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस की बात चली है तब से लोगों ने इस बात को मजाक के रूप में ले लिया है कि इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया होगा, और इसके ऊपर बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोस बन रही हैं। लेकिन आपको इस बात की गंभीरता समझनी पड़ेगी। ये लोग बार बार जानबूझ के इस बात को क्यों कह रहे हैं? क्यों ये बार बार कह रहे हैं कि आपके मेहनत करने से देश के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाएगा?
दरअसल आपको इस बात की गंभीरता इस बात से समझनी पड़ेगी कि ऐसे ही करके लोगों को एक सपना दिखाया जाता है। मैं आपको इस बात को एक MLM के उदाहरण से समझाता हूँ। MLM, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है, इसको सामान्य भाषा में आप लोग इस बात से भी जानते होंगे कि जो 3-3 की टीम बनानी होती है। इस तरीके की मार्केटिंग की देश के अंदर एक बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो गए हैं। इसमें शामिल होने वाले हर एक आदमी को ये सपना दिखाया जाता है कि आप एक बहुत सफल आदमी बन सकते हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां और बंगले हो सकते हैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके सेमिनारों के अंदर एक आदमी को हीरो की तरह दिखाया जाता है। वो जब आता है तो सब लोग उसके पैर छूने लगते हैं। वो जब स्टेज पर खड़ा होकर अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो बहुत सारे लोग ताली बजाते हैं। लेकिन वो लोग जो इस कार्यक्रम में पहली बार आए होते हैं, उनके सामने एक सपना प्रस्तुत किया जाता है। सपना ये कि आप भी इस आदमी की तरह बन सकते हैं। उस आदमी की बहुत ज़्यादा सैलरी दिखाई जाती है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं। लोगों को ये लगने लगता है कि अगर हम इस मार्केटिंग के काम के अंदर बहुत मेहनत करेंगे तो हम एक दिन इसके जैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या वो सब लोग उसकी तरह बन सकते हैं? पहली बात तो वो जो आदमी वहाँ पर खड़ा किया जाता है वो ही नकली होता है। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि उसकी सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना है और उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, तो क्या ये सभी लोग उसके जैसे बन सकते हैं? नहीं। ये बात वो MLM वालों को बहुत अच्छे से पता है कि सब लोग उसके जैसा नहीं बन सकते, लेकिन जानबूझकर लोगों के सामने ये सपना बेचा जाता है। क्योंकि अगर ये लोग उस सपने को बेचेंगे नहीं तो ये लोग जो नए जुड़ रहे हैं वो उस कंपनी के लिए काम कैसे करेंगे? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ETM। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपए मेरे खाते में आ चुकी है। और ये लोग काम नहीं करेंगे तो उस कंपनी के मालिक का फायदा कैसे होगा? बिल्कुल इसी तरीके का एक सपना हमारे देश में आज तक बनने वाली सभी सरकारों ने लोगों को बेचा है। जब से अंग्रेज हमारा देश छोड़ के गए, उसके बाद से जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने लोगों को यही समझाया कि आप लोग मेहनत करिए, आपकी मेहनत से हमारा देश एक स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात पूछता हूँ, क्या हमारे देश में मेहनत करने वाले लोगों की कमी है? आप हमारे देश के गरीब राज्य बिहार में चले जाइए, वहाँ के लोग तो मेहनत करने के लिए हमारे पूरे देश में मशहूर हैं। और सिर्फ बिहार की बात नहीं, हमारे देश के हर राज्य के लोग बहुत मेहनती हैं। लेकिन उनकी मेहनत से क्या इस देश में एक परिवर्तन आ जाएगा? देश में बनने वाली सरकारों ने हमारे देश के लोगों को मालिक बनाने पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिजनेस खड़ा करवाए, जिससे देश के लोग स्वाभिमानी बन पाए। आज तक देश के नेताओं ने बस कुछ लोगों को ही अमीर बनवाया है। उन्हीं को देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए हैं, उन्हीं लोगों की देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं और इन्हीं लोगों की कंपनियों में लोग नौकर हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश में अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब। देश की सरकारें इसी तरीके का सपना पूरे देश को दिखाती हैं कि आप मेहनत कर लेंगे तो आप कहीं पर पहुंच जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे तो उस मेहनत के बाद आदमी कहीं नहीं पहुंचेगा। वो सिर्फ एक कंपनी के लिए मेहनत करेगा, उसका नौकर बन के रहेगा और अपना पूरा जीवन इसी में बिता देगा। लोगों के दिमाग में हर समय बस ये बात चल रही है कि हम मेहनत कर लेंगे तो हम कहीं पर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो कहीं पर पहुंचना कुछ नहीं है। ये बात हमारे देश के नेता जानते हैं कि आप कहीं पर नहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी जानबूझकर उन्होंने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक आदमी को बहुत मोटी मोटी जंजीरों से बांध दिया जाए और उसको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन बस उसके कान में ये बात बोल दी जाए कि सुबह होते ही तुम्हें राजा बना देंगे, तो पूरी रात भर की जो प्रताड़ना है उसे प्रताड़ना नहीं लगेगी, बल्कि आनंद आएगा। इसी तरीके का एक सपना हमारी देश की सरकारों ने आप लोगों को दिखाया है कि आपका जो कष्ट है बस इसके बाद आप राजा बन जाएंगे। कोई राजा नहीं बनने वाला। हमारे देश के नेताओं ने लोगों को कभी भी अपना स्वतंत्र मालिक बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं करा, बल्कि दूसरों को नौकर बनने के लिए किया। जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने सभी जातियों को अलग अलग काम बांट दिए थे और उनकी मार्केट भी फिक्स कर दी थी, उसमें सारी जातियां अपने काम की स्वतंत्र मालिक थी। इसीलिए हमारे देश में लोग बहुत स्वाभिमानी थे। आज हमारे देश में उस स्वाभिमान की बहुत कमी है। आज भी हमारे देश में केवल 2 ही वर्ग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, एक किसान
दूसरे छोटे व्यापारी। क्यों? क्योंकि इनके पास अपना काम है। एक किसान के पास अपनी खेती है, अपनी जमीन है, वो उसके अंदर बीज डालने के बाद, खाद पानी देने के बाद बिल्कुल फ्री है, और उस खाली समय के अंदर वो देश के बारे में, समाज के बारे में, आध्यात्म के बारे में सोच सकता है। इसी तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं, उनके पास अपना काम है, अपनी दुकानें हैं, वो जब चाहे उनको बंद करके सरकार के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि सरकार ने ये नीतियाँ क्यों बनाई है, इसकी जगह ये नीति भी बन सकती थी। तो अगर आपके पास खाली समय होता है तो आप समाज के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, आध्यात्म के विषयों के बारे में बातें करते हैं। यही खाली समय हमारी देश की सरकार है, ये कंपनियों के फाउंडर, आप उन्हें देना चाहते हैं। ये L&T के चेयरमैन ने ये बात भी बोली कि खाली समय में आप क्या करेंगे, बस अपनी बीवी का चेहरा देखेंगे, ऑफिस आओ काम करो। खाली समय में लोग सिर्फ अपनी बीवी का ही चेहरा नहीं देखते, कुछ लोग भगवान के बारे में भी चिंतन करते हैं, कुछ लोग समाज में जाके लोगों से भी बातें करते हैं। हमारे पूर्वजों ने दिन के 24 घंटे 3 भागों में बांट दिए थे, 8 घंटे काम, 8 घंटे सोना और 8 घंटे सामाजिक जीवन जीना। आज के समय में लोगों के पास ये बंटवारा नहीं बचा है। अब इन लोगों को कौन बताए कि आज हमारे देश में लोग 12-12 घंटे नौकरी में ही लगा रहे हैं, 8-9 घंटे नौकरी में काम, 2-3 घंटे रास्ते आने जाने में लग जाता है, और उसके बाद घर पहुंच के भी नौकरी की ही बातें दिमाग में चलती रहती हैं। और सिर्फ नौकरी की ही नहीं बातें, बल्कि भविष्य को लेके भी एक चिंता बनी रहती है कि क्या ये नौकरी बचेगी या फिर अगली नौकरी में कितनी सैलरी मिलेगी। इन सब चिंताओं में लोगों के पास सामाजिक जीवन जीने या फिर अध्यात्म में समय देने के लिए समय ही कहाँ बचता है। जब किसी देश के लोगों के पास खाली समय होता है और हर समय उनका दिमाग ऑक्यूपाई नहीं रहता, तभी वो लोग देश के बारे में सोच पाते हैं, और इसी तरीके से देश को आगे ले जाया जा सकता है, ना कि बैल की तरह काम कर करके। हमारे देश की सरकार का पहला काम ही होना चाहिए कि देश में बस कुछ चंद बिजनेसमैनों को काम ना दे, बल्कि देश के हर नागरिक को एक छोटा छोटा लघु उद्योग दे, जिसके अंदर वो खुद अपने आप को एक बिजनेसमैन माने। तब फिर वो अपनी मर्जी से अपना काम खड़ा करने के लिए कितने भी घंटे काम करें, लेकिन वो किसी एक आदमी की सिर्फ नौकरी करने के लिए इतने घंटे क्यों देंगे? इतने घंटे वो अपने काम में देंगे। तो सरकार का काम होना चाहिए देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन खड़े करना। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में गहनता से अध्ययन करना है तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी चाहिए, जिसको पढ़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जा सकते हैं। मेरा नाम है शिवांक यादव। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।